आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने कैपेसिटेंस कवर कर लिया था, पहले प्लेट कैपेसिटर का C = A एप्सिलॉन नॉट बाई टी, ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था और तीनों का इफेक्ट देख लिया था, एरिया का, परमिटिविटी का, एप्सिलॉन नॉट का और डी का, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आता है। क्लियर है। आज हम लोग कवर करेंगे बेटे एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर का डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आप ना बेटे एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखो कि राइट द इफेक्ट ऑन पोटेंशियल, पोटेंशियल आप लिखिएगा पूरा, पोटेंशियल V नहीं, आप पूरा पोटेंशियल, चार्ज, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एनर्जी स्टोर्ड, inside the capacitor, inside energy stored inside capacitor. When the distance between plates of capacitor, when the distance between plates of capacitor, या when the separation between the plates of capacitor become twice. देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर काफी फेमस है बेटे, ये क्वेश्चन वापस रिपीट होगा डाइलेक्ट्रिक की फॉर्म में। ठीक है, इस कैपेसिटर चैप्टर के अंदर कैपेसिटर के साथ 5 पैरामीटर चलेंगे, उसका कैपेसिटेंस, उसका पोटेंशियल, उसका चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसके प्लेट्स के बीच में और उसकी एनर्जी स्टोर, 5। बस समझ आइए। तो ये पांचों चीजों पर आपसे इफेक्ट पूछा जाता रहता है। फिलहाल क्वेश्चन क्या है, फिलहाल ये है कि जो एक कैपेसिटर है उसकी जो प्लेट्स हैं उसके बीच का जो गैप है वो ट्वाइस कर दिया गया, 2 गुना। कहता है इन पांचों चीजों पर इफेक्ट बताओ क्या आएगा। Write the effect on these 5 parameters when the separation between the plates made twice, 2 गुना कर दिया सब। यही क्वेश्चन रिपीट आगे होगा तो वो ट्वाइस वाला कंसेप्ट नहीं फिर आएगा कि when a dialectic is placed between the plates of capacitor, ये क्वेश्चन वापस रिपीट होगा। ठीक है, डायलेक्ट्रिक वाले वो क्या नाम है क्लास के अंदर आना है। अब कहता है पांचों चीजों पर इफेक्ट बताइए कि जब सेपरेशन ट्वाइस कर दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर ना बेटे दो तरीके, वो क्या नाम है, 2 फॉर्म में दिया जाता है, 2 फॉर्म के अंदर। कैसे कि when battery remains connected, when battery remains connected, जब बैटरी कनेक्ट रहती है कैपेसिटर की, और when battery is disconnected, when battery is disconnected, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता। बच्चा बोला मतलब ये है, ध्यान से सुनना। ये कोई कंडेंसर था साहब, ये कंडेंसर था और ये इसके अक्रॉस बैटरी लगी हुई थी, आपने चार्ज कर दिया और बैटरी लगा के छोड़ दी, बैटरी नहीं हटाई। और एक बच्चे ने क्या काम किया कि बैटरी कनेक्ट थी और डिस्टेंस ट्वाइस कर दिया, इंसुलेटेड हैंड्स लेकर, इंसुलेटेड हैंड्स का मतलब दस्ताने, इंसुलेटेड दस्ताने पहने और प्लेट्स को दूर कर दिया साहब। ये प्लेट के बीच का गैप जो है वो ट्वाइस कर दिया, लेकिन बैटरी नहीं हटाई, बैटरी नहीं हटाई। तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बिकम ट्वाइस when the battery remains connected। एक केस तो ये बनता है। एक केस क्या बनता है कि बेटे कि आप कंडेंसर को चार्ज करेंगे और चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दी, और फिर क्या किया, विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटेड हैंड्स, और ये जो डिस्टेंस है ये ट्वाइस कर दिया। ये डिस्टेंस क्या कर दिया, ट्वाइस। यहाँ पे गैप कितना है साहब, यहाँ पर गैप d है और यहाँ पे गैप कर दिया 2d। यहाँ पे गैप कितना था, d था, और यहाँ पे कितना कर दिया 2d। क्लियर है। तो 2 फॉर्म में जवाब देना होता है आपको, ये क्या कि when battery remains connected और when battery is disconnected। क्लियर है। आ जाओ सब स्टार्ट करते हैं। पहला ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटे, ध्यान रखना। तो कंसेप्ट कैसे पकड़ा जाता है, सुन। इस सिचुएशन के अंदर बैटरी नहीं हटाई गई है, इस सिचुएशन में बैटरी नहीं हटाई है। और तुम बड़े बच्चे सोच के बोलना कि अगर ये 10 वोल्ट की सप्लाई है साहब, 10 वोल्ट की सप्लाई है, तो ये इस वाली प्लेट को 10 वोल्ट रखेगी, या इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स का वो हमेशा 10 वोल्ट रखेगी। अब तू चाहे उस कैपेसिटर के साथ कुछ भी कर ले, कुछ भी कर उसके साथ, सेपरेशन बढ़ा दे, घटा दे, डाइलेक्ट्रिक डाल, कुछ भी कर, कितनी छेड़खानी कर ले, जब तक बैटरी लगी हुई है, जब तक उसका पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकता। सब कॉमन सी बात है। ये 10 वोल्ट की सप्लाई है तो प्लेट 10 की, ये 0 की, ये 10 की थी, ये 10 की, ये 0 की, डिफरेंस कितने का है, 10 वोल्ट का है साहब। तो बच्चा बोला कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है बेटे कि नंबर 1 पोटेंशियल, क्लियर ना भाई, पोटेंशियल रिमेन्स से,
पोटेंशियल रिमेन्स सेम, ये पहला कंसेप्ट है। पोटेंशियल चेंज नहीं होता है तो V इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट बेटे इनिशियल पोटेंशियल मान लिया है, पोटेंशियल चेंज नहीं होता साहब। बात समझ आइए, ये पहला कंसेप्ट हो गया। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन पोटेंशियल, कोई चेंज नहीं आएगा इस सिचुएशन में। फिर कैपेसिटेंस पे देख, कैपेसिटेंस देखो, कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले को याद कर जो कल हम लोगों ने ड्राइव किया, वो फॉर्मूला ये था साहब, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। फॉर्मूले को तू बारीकी से देख, बहुत बारीकी से। एरिया बिटवीन द प्लेट्स, बैटरी का कोई लेना देना ही नहीं है फॉर्मूले के अंदर, बैटरी लगी है नहीं लगी कोई मतलब नहीं है। एरिया प्लेट्स का, डी डिस्टेंस और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है किसकी, कैपेसिटेंस किसकी प्रॉपर्टी है, इंस्ट्रूमेंट की, मतलब कंडेंसर की, है ना। वो कभी इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि तुमने कितनी बैटरी लगा रखी है। तो बैटरी लगी है बैटरी नहीं लगी है, हमें उससे मतलब ही नहीं है सब। कैपेसिटेंस कभी भी बैटरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब ये सिचुएशन और ये सिचुएशन है, ये कैपेसिटेंस पे कभी इफेक्ट नहीं डालेंगी, मतलब बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बाकी एरिया और डिस्टेंस देख लेते हैं। क्या डिस्टेंस इसके अंदर ट्वाइस है, हाँ सर ट्वाइस है। डिस्टेंस क्या है, ट्वाइस है। क्या उसमें भी ट्वाइस है, हाँ सर उसमें भी ट्वाइस है। बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। तो बोल यहां पर कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस बेटे तो C इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और क्या D ट्वाइस हो चुका है, हाँ सर D ट्वाइस हो चुका है। D क्या हो गया, ट्वाइस। तो A एप्सिलॉन नॉट बाई इनिशियल हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख दूं, दिस इंप्लाइज जो कैपेसिटेंस है बेटे मेरा वो हाफ हो गया है। A एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो इनिशियल बन जाएगा। तो यह कैपेसिटेंस हाफ है, हाँ सर ये हाफ हो गया, वो सही है। और यही चीज यहाँ आएगी, यहाँ पर भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटे, कैपेसिटेंस वही A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और D को कर दिया गया है ट्वाइस, तो कैपेसिटेंस बिकम ट्वाइस ऑफ C नॉट। ओ सॉरी ट्वाइस लिख दिया, हाफ ऑफ C नॉट। बात समझ आइए। कैपेसिटेंस के ऊपर बैटरी लगी है या नहीं लगी है इसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखियो साहब, कैपेसिटेंस हाफ हो गया है, पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। अब बता दे चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, चार्ज। तो बच्चा बोला सर Q का फॉर्मूला होता है CV, सही है। C कितना हो चुका है, इनिशियल का हाफ हो चुका है। V सर V चेंज नहीं हुआ है। तो तू ध्यान से देख, C नॉट V नॉट, ये इनिशियल चार्ज लिख देता हूं। क्या बेटे जो चार्ज है वो हाफ हो गया है, हाँ साहब चार्ज हाफ हो गया है, चार्ज हाफ हो गया है। बात समझ में आई है। वहां पर बोलियो चार्ज पर क्या इफेक्ट आएगा, यहां पर बोल चार्ज के ऊपर, कंसेप्चुअली उठाना, चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। एक बच्चा बोला सर कॉमन सी बात है आप बताइएगा। देखो पहले वाला जो है ना वो कंसेप्ट दिमाग से उठाया जाता है, बाकी फॉर्मूले से ड्राइव हो जाएंगे। ये फॉर्मूले से ड्राइव हो गया, ये दिमाग से उठाना है। बच्चा बोला सर एक कॉमन सी बात है, मान लो इस प्लेट के ऊपर 4 प्लस थे 4 माइनस थे, एक बच्चे ने जाकर के प्लेट ऐसे खींच दी, तो सब चार्ज तो वही रहेगा, उस पर भी 4 प्लस रहेंगे 4 माइनस रहेंगे। कहने का मतलब चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो चार्ज क्या हुआ साहब, तो चार्ज का कंसेप्ट हुआ चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज रिमेन्स सेम। चार्ज रिमेन्स सेम का मतलब Q की वैल्यू इनिशियल के ही बराबर रहेगी साहब, Q की वैल्यू इनिशियल के बराबर रहेगी। अगर चार्ज सेम है तो अब बोल दे पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट आएगा, पोटेंशियल पर। तो बच्चा बोलता है Q इक्वल टू CV से, तो मैं V की वैल्यू लिखता हूं तो ये Q बाई C होगी बेटे, Q बाई C। Q क्या सेम रहा है, हाँ सर ये सेम रहा है। कैपेसिटेंस सर ये हाफ हो गया है, तो C नॉट बाई 2 पर चला गया, तो फॉर्मूला बिकम ट्वाइस ऑफ Q नॉट अपॉन बाई C नॉट। क्या ये वैल्यू बेटे ट्वाइस ऑफ V नॉट हो गई, वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ V नॉट। क्या पोटेंशियल डबल हो गया, हाँ साहब। अब विश्वास नहीं करोगे, ये वाला जो कंसेप्ट है ना बेटे पोटेंशियल वाला, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे नीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात समझ आइए। बैटरी डिस्कनेक्टेड, सेपरेशन बिकम ट्वाइस, पोटेंशियल दो गुना हो जाता है साहब, 2 गुना। ठीक है, आजा 3 इफेक्ट हो गए, 3 का देख लिया, पोटेंशियल देख लिया, चार्ज कैपेसिटेंस। अब आजा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI। EFI देखता हूं तो E की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर यही होती है। सिग्मा होता है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, बोल सही बात है बेटे, सिग्मा की वैल्यू Q बाई A। Q बोल क्या है सर, Q हाफ हो चुका है, तो जो नया चार्ज है Q की वैल्यू जो है बेटे वो हो गई है हाफ।
तो ये तो हो गई है क्यू नॉट बाई टू, एरिया चेंज नहीं हुआ है, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी को भी हमने छेड़ा नहीं है साहब। क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये इनिशियल EFI हो जाएगी, तो रिजल्ट बिकम हाफ ऑफ इनिशियल, रिजल्ट बिकम हाफ ऑफ इनिशियल। हाँ तो वो वहां पे लिखी हुई EFI। सर अगर मैं इस साइड में EFI लिखता हूं, EFI, तो E की वैल्यू वही सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, का मतलब Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है साहब। क्यू बोल क्यू, सर ये तो सेम रहा है, रिमेन सेम। एरिया के साथ तो छेड़खानी है ही नहीं साहब, डिस्टेंस का खेल था, डिस्टेंस इसमें है नहीं, तो ये तो सेम रह गया। EFI चेंज नहीं होती, EFI चेंज नहीं होती। एनर्जी, बेटा ये एनर्जी आज मैं ड्राइव कराऊंगा, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम लोग ड्राइव करेंगे। एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी हम लोग ड्राइव करेंगे। C क्या हुआ सर, हाफ हो गया है, तो हाफ ऑफ C नॉट बाई टू, V सेम है सर, तो बिकम V नॉट का स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, तो हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी बन जाएगी उसका हाफ, तो एनर्जी बिकम हाफ ऑफ इनिशियल, एनर्जी स्टोर्ड बिकम हाफ ऑफ इनिशियल। क्लियर है, इस साइड आ जा साहब। यहां पर बोल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी, तो एनर्जी हो गई बेटे हाफ ऑफ CV का स्क्वायर। हाफ C कितना है सर, C बिकम हाफ, तो दिस इज C नॉट बाई टू। क्लियर है, और इट बिकम ट्वाइस, तो V इसको ट्वाइस लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4V नॉट का स्क्वायर, 4V नॉट का स्क्वायर। थोड़ा सा तो मैनिपुलेट मैं यहीं पे कर देता हूं, बड़े बच्चों ध्यान से देखिए बेटे, ये हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी हो गई, तो ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो 2 बचेगा, तो रिजल्ट बिकम ट्वाइस ऑफ इनिशियल एनर्जी, रिजल्ट बिकम ट्वाइस ऑफ इनिशियल एनर्जी। ये 5 पैरामीटर है बेटे, इन पांचों के ऊपर आपने इफेक्ट लिखा है, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बिकम ट्वाइस। आपने अगर लिखने का अंदाज देखा हो ना मेरा, अगर आप अंदाज को पकड़ पाए, मैंने यहां से स्टार्ट किया इस वाले को, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कॉमन सेंस से वो वैल्यू डालता चला गया बस, ये मुझे याद होना चाहिए। और इसको ध्यान से देखिए, यहां से स्टार्ट किया है 4 से, हाँ है ना, क्योंकि 5 पैरामीटर है, पांचों अलग अलग याद रखो, चलो याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे अच्छी बात है, नहीं तो मुझे कंसेप्ट पकड़ना है। कंसेप्ट क्या है कि जब बैटरी कनेक्ट हो ना तो पोटेंशियल सेम रहता है, और जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो तो चार्ज सेम रहता है साहब, ये कॉमन सी बात है। बैटरी कैसे पोटेंशियल डाउन आने देगी, और उसके अंदर आपने इंसुलेटेड हैंड से प्लेट्स के बीच का गैप बढ़ाया है, दोनों प्लेट को खींच दिया, चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा साहब, अर्थिंग थोड़ी करिए, कहीं से चार्ज निकल जाएगा साहब, लीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, चार्ज रिमेन सेम, और बाकी तो कुछ नहीं है। Q इक्वल्स टू CV, ये फॉर्मूला मुझे याद है, इनके अंदर वैल्यू पुट करके देख लिया, जो रिजल्ट आएगा सो आएगा। और आया नहीं आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है बेटे, रो की स्क्रीन को फटाफट नोट कर, लिख लिया बेटे। अब आ जा, अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बना एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। ये जो डेरिवेशन है ना बेटे एनर्जी स्टोर का, सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन नहीं है, जन्नत है, और दुनिया में अगर जन्नत से भी ऊपर कोई चीज है तो ये डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर, ये मैं आपसे पहले दिन से बता रहा हूं, क्योंकि बेटे जो कैपेसिटर है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। हम लोग बोलते हैं चार्ज स्टोर करता है, सच्चाई है चार्ज स्टोर करता है, मतलब चार्ज किसके ऊपर स्टोर होता है, बैठता है प्लेट्स के ऊपर, लेकिन उस चार्ज के स्टोर होने की वजह से जो असली चीज है, जो हमारी जरूरत है, वो है एनर्जी। चार्ज एनर्जी थोड़ी है, उस चार्ज की वजह से एनर्जी जनरेट होती है ना, तो इट इज अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ये जो लाइन है ज्यादा एक्यूरेट है इस लाइन से कि इट इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है बेटे। अब हम ड्राइव करेंगे कितनी एनर्जी स्टोर करेगा साहब, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। इधर देख, पहली बात तो जब कोई बैटरी किसी कंडेंसर के ऊपर लगती है तो क्या करती है सर, बैटरी कुछ नहीं करती, बैटरी उसकी एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन उठाती है, दूसरी प्लेट के ऊपर ले जाकर के रख देती है, ये सिंपल सा काम है बैटरी का। मान ली मैंने 20 वोल्ट की सप्लाई कोई लगाई है किसी कंडेंसर के अक्रॉस, बैटरी का काम क्या है सर, कुछ नहीं, बैटरी ना इस एंड से इलेक्ट्रॉन निकालेगी, क्योंकि आपने इस प्लेट का V पोटेंशियल पॉजिटिव दे रखा है, और ये कंडक्टर की मेटल की प्लेट है,
इनके पास दुनिया भर का फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। जैसे उस इलेक्ट्रॉन को पता चला कि इधर हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव एंड है, वो इलेक्ट्रॉन स्वतः अपने आप ही भाग लेता है, सब अपने आप ही भागेगा। भाई माइनस का इलेक्ट्रॉन है, फ्री है, न्यूक्लियस पे का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, पेरेंट्स का उसके ऊपर कोई लेना दे। बच्चा ऐसा है जो घर से बाहर है एकदम, कोई हल्का सा वो क्या नाम है हल्की सी हवा दे दे बच्चा गायब। तो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री होता है सब। जैसे उसे पता चला बैटरी का पॉजिटिव एंड है, तुरंत भाग करके अपने आप आ जाता है सब ऊपर से स्वतः। तो वो इलेक्ट्रॉन होता क्या है बेटे कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है दिस इज इलेक्ट्रॉन, वो इस हिसाब से बनता है, ऐसे चलता है इलेक्ट्रॉन। ये आप पहले दिन से जानते हो, मैं आपको बता रहा हूं। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है तो कॉमन सेंस की बात है कि इसके ऊपर चार्ज प्लस, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, लेट कर एक प्लस दिखा दिया। अब बैटरी करेगी क्या, बैटरी बेटे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इस तरफ निकालती है और यहां से उठा करके यहां पर रख देती है। ये माइनस का इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब तुम बड़े बच्चों, बैटरी ने करा क्या कि उस घर से जो इलेक्ट्रॉन आया था उसको अपने अंदर होकर के निकाला और वहां टेक दिया। बच्चा बोला अपने अंदर होकर निकाला, हाँ इसके अंदर एक्सोथर्मिक क्या नाम है रिएक्शन चलती है बेटे अंदर बैटरी के। ये रिएक्शन मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा, जब करंट पढ़ाऊंगा। तो बैटरी करती क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से लेती है तो एक इधर से फेंक देती है, सही है। लेकिन मैं अगर उसी इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखूं, एक ही इलेक्ट्रॉन का देखूं, तो कॉमन सी बात है बड़े बच्चे आप सोच के बताना, बैटरी के अंदर बड़ी मेहनत करनी पड़ी बैटरी को। बैटरी के अंदर खतरनाक रिएक्शन होती है। खतरनाक कैसे, ये एंड हाई पोटेंशियल का है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है साहब, पॉजिटिव एंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, तो बैटरी को वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड से निकालना है। पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, और उस इलेक्ट्रॉन को उठा करके नेगेटिव एंड को देना है जिससे कि वो आगे जा सके। तो बैटरी की जो असली ताकत होती है ना बेटे, वो इस इलेक्ट्रॉन को ही अपने थ्रू निकालने में लगती है। ये मेन है ताकत है उसकी, जो मेन वर्क करती है वो ये है। और ये बैटरी जब इस वर्क को कर रही होती है, इसी के अंदर उसके केमिकल एनर्जी जो है डिस्ट्रॉय होती है, डिसिपेट होती है, खत्म होती है। बच्चा बोला एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्या ये प्रिंसिपल वैलिड होगा? बिल्कुल होता है। तो जो केमिकल एनर्जी बैटरी की डिस्ट्रॉय होती है, डिसिपेट होती है, खर्च होती है, उसी के बदले ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो ऊपर स्टोर होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर के यहां बैठते हैं, तो ये दो निकले तो दो ये हो गए, यहां से प्लस आया ये माइनस हो गया, ये प्लस आया ये माइनस हो गया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं भाई, प्लस से माइनस के लिए। तो पहला कंसेप्ट क्या है, पहला ये है कि ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ एनी कंडेंसर और कैपेसिटर द केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी गेट्स डिसिपेट। केमिकल एनर्जी खर्च होती है और इसी केमिकल एनर्जी के बदले वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्या ये प्रिंसिपल कंडेंसर की चार्जिंग में वैलिड होता है? बिल्कुल होता है साहब, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, कहां से निकल करके आ रही है? वो बैटरी से निकल के आ रही है। ये सारा खेल बैटरी का है, ये सारा खेल बैटरी का, ठीक है बेटे। तो हम अब ये कैलकुलेट करेंगे कितनी एनर्जी स्टोर होती है। बोल बात समझ में आई है? मैंने आपसे ना एक बार याद हो तो आपको ये बोला था बेटे कि वास्तव में तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो होकर के जा रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी को नहीं बताते इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। हम तो इस कंसेप्ट को कुछ ऐसे समझते हैं क्या कि साहब ये वो क्या नाम है कंडेंसर है, ये सप्लाई है, और जब आपसे कोई ये कहेगा कि आपको कंडेंसर चार्ज करना है, इसका मतलब ये है कि इधर से पॉजिटिव चार्ज लेके चलो, कि साहब इधर से ये प्लस क्यू फेंकता है बैटरी और इधर से क्या फेंकती है माइनस क्यू। ये अपनी समझ के लिए नहीं आ जाता है बेटे। जब हम बोलते हैं ना कोई कंडेंसर चार्ज हो रहा है बैटरी से, तो हमेशा हम लोग ऐसे कहते हैं कि इधर से प्लस फेंका इधर से माइनस फेंका, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर कर दिया। बात समझ में आई? चीज तो वही है, कंसेप्ट तो वही है भाई। जब ये इलेक्ट्रॉन घूम करके गया तो देख इधर से माइनस फेंका है और ये प्लस स्टोर हो रहा है, तो हम ये बोल देते हैं कि इधर से फेंक रही है, समझ के लिए। वास्तव में तो अंदर वो कहानी चलती है। अरे हाँ या ना, क्योंकि हम लोग ना बेटे हमेशा फ्लो पॉजिटिव चार्ज का शो करते हैं, तो दैट्स व्हाई ये कंसेप्ट पढ़ते टाइम ठीक है, गलत नहीं होता ये, ठीक है। लेकिन मन के किसी कोने में हमेशा बना रहे कि वास्तव में ये नहीं है, वास्तव में वो है। इसके थ्रू क्या कंसेप्ट है, इसके थ्रू ये है कि सब बैटरी ने प्लस फेंका तो इसके ऊपर प्लस चार्ज स्टोर होता जाएगा, इधर माइनस फेंकेगी माइनस होता जाएगा, और फाइनली द कंडेंसर गेट्स चार्ज, कंडेंसर चार्ज हो जाएगा। और हाँ तो बोल, बैटरी को वर्क क्यों करना पड़ा सर इस सिचुएशन में?
यहाँ तो समझ में आता है बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि बैटरी इधर से तो अपने आप इलेक्ट्रॉन भाग के आया था, हाई से लो के लिए बैटरी को जोड़ लगाना पड़ा। यहाँ क्यों लगाना पड़ा इस कंसेप्ट में? इसमें इसलिए लगा साहब, बड़े बच्चों सोच के बोल, इस वाली प्लेट पे प्लस बिठाना है, बैटरी ने एक प्लस फेंक दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब बैटरी दूसरा प्लस फेंकने लगी, पहले वाला रिपल्सन मारने लग गया, क्या बैटरी को जोड़ लगाना पड़ा? जब बैटरी ने तीसरा फेंका तो पहले 2 ने रिपल्सन मारा, क्या बैटरी को और जोड़ लगाना पड़ा? बैटरी ने चौथा फेंका, 3 रिपल्सन मार रहे थे, बैटरी ने 5वां फेंका, 4 रिपल्सन मार रहे थे, बैटरी ने छठा फेंका, 5 रिपल्सन मार रहे थे साहब। क्या समय के साथ बैटरी को जोड़ लगाना पड़ेगा चार्ज बिठाने में? हाँ, इसलिए बैटरी को वर्क करना पड़ता है किसी भी कंडेंसर को चार्ज करने के लिए, किसी भी कंडेंसर को चार्ज करने के लिए। अब जो बैटरी फोर्स लगा रही है, बड़े बच्चों सोच के बताना, जो ये बैटरी फोर्स लगा रही है कांस्टेंट है, वेरिएबल है? सही तो वेरिएबल है, क्यों समय के साथ जो पोटेंशियल वो फोर्स है वो बढ़ती जा रही है, बैटरी को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। और मैं पहले दिन से जानता हूं कि अगर फोर्स वेरिएबल हो गई कंसेप्ट के अंदर, क्या फॉर्मूला वर्क डन का इंटीग्रेशन पे चला जाता है? बिल्कुल सच्चाई है सब। फॉर्मूला किसके ऊपर जाता है? इंटीग्रेशन के ऊपर। अरे हाँ तो बोल। अब वर्क डन देखियो ध्यान से, वर्क डन मान ले बेटे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब तू इसको चार्ज कर रहा था, ड्यूरिंग द चार्जिंग, मान लो 5 + 5 - में फुल चार्ज हो जाता है, लेट, तो मैं ड्यूरिंग द चार्जिंग मान लो 3 ही पहुंचे थे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ पोटेंशियल बिकम V, लेट एट एनी इंस्टेंट, दिस इज नॉट द सप्लाई अप्लाइड, लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर ये पोटेंशियल V है, ठीक है साहब। अब तेरी बैटरी कहती है कि मैं यहां से और चार्ज फेंकती हूं इसको स्टोर करने के लिए, मान लो बैटरी को dq अमाउंट ऑफ चार्ज और बिठाना है, कितना चार्ज बिठाना है? dq। तो किस प्लेट के ऊपर बिठाना है, किस पॉइंट के ऊपर बिठाना है? सर उस पॉइंट का पोटेंशियल V है जहां पे चार्ज रखना है। याद है पहली क्लास पोटेंशियल की, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता था? उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा गया है, उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा गया है। क्या आज उस प्लेट का पोटेंशियल V है? हाँ सर। कितना चार्ज रखना है? dq रखना है। बोल कितना वर्क डन करना पड़ेगा? V × dq, V × dq। तो बोलियो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो गया? बच्चा बोला V × dq। फॉर्मूला कहां से आया? बात समझ में आई है? उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा गया है, उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा गया है। बात समझ में आई? ठीक है साहब। सर अगर मैं टोटल वर्क डन निकालूंगा तो साहब इंटीग्रेशन कर दे V dq का, इंटीग्रेशन कर दे V dq का। बड़े बच्चों सोच के बोल, क्या V किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे माना गया? हाँ सर। क्या समय के साथ V भी चेंज हो रहा है? हाँ। तो क्या मैं V की फॉर्म में इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? नहीं। ऐसा मत कर देना V को बाहर निकालो dq को इंटीग्रेट कर दो, नहीं साहब, V वेरिएबल है, ये किसी इंस्टेंट पे माना है, सही है, परमानेंट कांस्टेंट वैल्यू नहीं है वो। जब परमानेंट नहीं है तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूं, देख, तो ये लिख दिया Q/C, किस फॉर्मूले से लिखा? Q = CV से, Q = CV से। अब देख C कांस्टेंट आ गया, C इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडेंसर कैपेसिटर, है ना, उसका Q से कोई लेना देना नहीं है, उसका V से कोई लेना देना नहीं है। बाहर निकाल सब C को, तो जैसे तू C को बाहर निकाल करके लाता है 1/C बाहर आया सब, इंटीग्रेशन ऑफ Q dq, इंटीग्रेशन ऑफ Q dq, बोल कितना हो गया? तो ये हो गया सर 1/C और ये हो गया Q²/2, Q²/2। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं? बच्चा बोला इनिशियल चार्ज सर 0 मान लो और फाइनल चार्ज को Q मान लो, लेट कैपिटल Q लिख देता हूं। टोटल चार्ज कितना स्टोर करना है? कैपिटल Q, अपर माइनस लोअर। तो बड़े बच्चे हो बेटे, बोलियो वर्क डन का फॉर्मूला, तो वर्क डन हो गया 1/C बाहर, दिस इज अपर Q²/2 माइनस ऑफ 0, तो आंसर तेरे पास आया हाफ Q²/C, हाफ ऑफ Q²/C। एक अच्छा बच्चा बात को पकड़ रहा था, सर ये वर्क डन जब कैलकुलेट किया है जब कोई चार्ज रखना है, किस पे रखना है? प्लेट के ऊपर। और बच्चा जानता है कि अगर चार्ज रखना है तो टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। रहा तो बोल, टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ये लाइन मैं आपको पता नहीं कितनी बार समझा चुका हूं बेटे, एक अच्छे बच्चे के लिए इस लाइन का मतलब है, मैं ये वर्क डन का फॉर्मूला लिखने के बाद तेरे सामने ये लिख दूं कि देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इज हाफ ऑफ Q²/C, देयरफॉर लगा के ये लिख देता हूं। तो एक जो अच्छा बच्चा होगा मन में जरूर सोचेगा, यार इस स्टेप के अंदर वर्क डन को Q में क्यों तोड़ दिया, U के अंदर क्यों लिख दिया सर ने? यहां तक ये W था, वहां U कर दिया।
तो दुनिया जानती है कि पोटेंशियल एनर्जी और या काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का दुनिया में एक ही तरीका वर्क डन निकालना है ना। अब वो डिपेंड करता है कि आपने वर्क डन निकाला कैसे। अगर वर्क डन इतनी सफाई से किया है कि काइनेटिक ही नहीं है तो टोटल वर्क डन पोटेंशियल में ही जाएगा। क्या मैंने यहां से बैटरी ने मेरी ने चार्ज फेंका उसका उस प्लेट के ऊपर रख दिया है, उस प्लेट के बाद वो भाग रहा है कहीं? नहीं सर, वो तो स्टेबल है। इतने प्यार से चार्ज को चढ़ाती है, इतने प्यार से चार्ज देती है, उसके अंदर काइनेटिक नहीं होती है। तो इसका मतलब टोटल वर्क डन किसके अंदर आता है? पोटेंशियल के अंदर। ये देयरफॉर लगा के लिख दिया जाता है, देयरफॉर लगा के लिख दिया जाता है, लेकिन उसमें कंसेप्ट है सामने। और आया नहीं आया, ये फॉर्मूला है, ठीक है बेटे। लेकिन किंतु परंतु हम लोग ना इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं बेटे। किस फॉर्म में देखियो, लेकिन किंतु परंतु मतलब बट Q इक्वल टू होता है बेटे CV के, सही है। तो यहां से Q की वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर, तो देयरफॉर मार्केट में नया फॉर्मूला आ जाएगा हाफ Q की वैल्यू, तो दिस इज CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C। एक C से C गया, एक C से C गया, तो एक फॉर्मूला मार्केट में हो गया हाफ ऑफ CV स्क्वायर। साहब ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहले रहे हुआ है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर है, ठीक है बेटे, हाफ CV स्क्वायर। उसका रीजन ये है कि देखो इसमें चार्ज स्टोर्ड है, इसमें बैटरी अप्लाई है और एक कैपेसिटर है। तो न्यूमेरिकल में ज्यादा अप्लाइड बैटरी तो आती है, तो बैटरी अप्लाई हो गया और कैपेसिटर पता चला, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन किंतु परंतु बट अगेन दोबारा देख भाई, अगेन तो उस फॉर्मूले के अंदर की बार बेटे C की वैल्यू पुट कर दे, तो तू यहां से C की वैल्यू लिखता है तो C की वैल्यू हो जाती है Q बाई V। अगर Q बाई V हो गई तो देयरफॉर U की वैल्यू तेरे पास हो गई हाफ ऑफ Q स्क्वायर, और ये हो गई Q बाई V। V ऊपर गया साहब, Q से Q कैंसिल आउट हुआ, आंसर आया हाफ ऑफ QV। अब तुम बड़े बच्चों सोच के बोलो, क्या कैपेसिटर के साथ 3 ही पैरामीटर होते हैं? हाँ। क्या उसकी कैपेसिटी, कितनी सप्लाई है, कितना चार्ज स्टोर है, क्या उन 3 में से कोई 2 पता चल जाए तो एनर्जी स्टोर आ जाती है? हाँ भाई, कैपेसिटर के साथ 3 ही वैल्यू चलती हैं। क्या उसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटेंस क्या है उसका, उसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर है, कितनी बैटरी लगी है। इन 3 में से कोई 2 पता चल जाए तो आप एनर्जी निकाल दोगे इन टर्म्स ऑफ QC, इन टर्म्स ऑफ CV और इन टर्म्स ऑफ QV। अरे हाँ तो बोल यार, बस समझ आई बेटे। ये तीनों फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर के, 1 2 3, ठीक है। ये मत सोचना कि सर कब कौन सा यूज करना है, ये तो उस टाइम पे आप न्यूमेरिकल में पहचान जाओगे, न्यूमेरिकल के अंदर देख लोगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। क्लियर है? ये जो फॉर्मूले 3 है ना बेटे, इनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन और बनता है। इधर देखो एक बार, एक साथ ही नोट कर लेना। अगर मैं तेरे सामने ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ बना देता हूं U का और C का, U का और C का, और ये ग्राफ बना दिया, और मैं एक ग्राफ और बनाता हूं तेरे सामने U का और C का, U का और C का, और वो ग्राफ ये बना देता हूं इनवर्सली का। मतलब दोनों ग्राफ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो सेम है, U और C के ग्राफ है, लेकिन एक डायरेक्टली है एक इनवर्सली है, एक डायरेक्टली है और एक इनवर्सली। अब यहां पे सवाल क्या आता है? सवाल ये ना ग्राफ ड्रॉ करने को नहीं आता। देख सवाल क्या पूछता है कि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वेरिएशन, या इस रिजल्ट के अंदर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वेरिएशन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, विच पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट। इस वेरिएशन के अंदर या इस वेरिएशन में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रखा गया? बच्चे ने तुरंत देखा यार एनर्जी का कैपेसिटेंस के टर्म्स में है। मार्केट में 2 ही फॉर्मूले ऐसे हैं जो एनर्जी को कैपेसिटेंस से जोड़ते हैं, एक ये है साहब और एक ये है। ये वाला देखता हूं तो ये डायरेक्टली है, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और इसको देखता हूं तो इनवर्सली है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला तो इसके ग्राफ के कॉरस्पॉन्ड काम करेगा और ये इसके कॉरस्पॉन्ड काम करेगा। इसके अंदर कहता है डायरेक्टली का है, ये डायरेक्टली का ग्राफ कब आ सकता है? ये तब आएगा जब V को कांस्टेंट रखा जाए। तो इस ग्राफ के अंदर साफ बैटरी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली का ग्राफ चाहते हो तो बैटरी चेंज नहीं होनी चाहिए, और अगर आप इनवर्सली का चाहते हो, U का इनवर्सली, तो आपका Q चेंज नहीं होना चाहिए, इसके अंदर Q कांस्टेंट होना चाहिए। अरे हाँ तो बोल, दोनों फॉर्मूले पे आया हुआ कंसेप्ट समझ में आ गया। इसके ऊपर ये वाला ग्राफ पूछता है, इसके ऊपर ये पूछता है। बच्चा बोला इसके ऊपर कुछ नहीं है।
साहब इसके ऊपर जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट नहीं है, वो जन्नत है। कंसेप्ट नहीं है, वो जन्नत है। बच्चा बोला जन्नत, हाँ सुन जन्नत कैसे है, सुनियो। एक कॉमन सी बात है, बात को पकड़ना। आपने V वोल्ट की सप्लाई लगाई है यहां पर, ठीक है साहब, ये V वोल्ट की सप्लाई मैंने लगाई और फाइनली हुआ क्या है, फाइनली ये हुआ है कि Q स्टोर चार्ज जो है वो स्टोर हुआ है। फाइनली कितना चार्ज स्टोर हुआ है, Q हुआ है। V वोल्ट की सप्लाई ने Q चार्ज स्टोर कर दिया, कितना Q, और इस प्लेट का पोटेंशियल भी कितना हो गया, फाइनल पोटेंशियल इस प्लेट का V हो गया। अब तुम एक बार सोच समझ के बताइएगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल V है और वहां पे जो टोटल चार्ज रखा गया है वो Q है, जो चार्ज रखा गया है वो Q है। ये कॉमन सी बात है, उस प्लेट का पोटेंशियल V है, उस पर चार्ज Q है। तो ये नियम कहता है कि वर्क डन होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा गया है। वर्क डन जो होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा गया है। एक बच्चा चुपचाप बैठा बैठा सोचता रहा, यार इस सिचुएशन के अंदर कुछ नहीं हुआ, Q चार्ज स्टोर कर दिया V वोल्ट की बैटरी के वो क्या नाम प्लेट के ऊपर, मतलब उस प्लेट का पोटेंशियल, पॉइंट का पोटेंशियल V है जहां Q चार्ज रखा हुआ है। इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो Q भी आना चाहिए था, लेकिन डेरिवेशन कहता है कि हाफ Q भी आया है। डेरिवेशन कहता है हाफ Q भी आया है। ये क्या कहानी है, कॉमन सी बात है नहीं बेटे। बैटरी ने फाइनली करा गया है, बैटरी ने Q चार्ज रख दिया V वोल्ट की बैटरी को क्या नाम है पॉइंट के ऊपर, तो क्या बैटरी का टोटल वर्क डन Q भी आना चाहिए था, हाँ सर, लेकिन रिजल्ट में हाफ Q भी आया। ये क्या कहानी है, ये असली कहानी है। असली मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि 50% एनर्जी हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी कंडेंसर को चार्ज करने में। जब भी कोई बैटरी किसी कंडेंसर को चार्ज, भाई कंडेंसर यहां से चार्ज थोड़ी होगा, कंडेंसर मांगता है जोर लगा, जब चार्ज बिठाऊंगा, प्लेट जो प्लेट है वो जब चार्ज बिठाती है उसके ऊपर अपने ऊपर। इसका मतलब बैटरी जब चार्ज करती है ना किसी कंडेंसर को, उसकी कंप्लीट एनर्जी कभी स्टोर नहीं होती, उसकी 50% एनर्जी स्टोर होती है। फिर बच्चा बोला 50% कहां चली गई साहब, जो 50% एनर्जी है ना बेटे, वो ये वायर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स बोल दो या प्लेट्स बोल दो, ये सब मेटल सिस्टम है, ये मेटल वायर है, वो प्लेट मेटल है। बच्चा बोला डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जब इनमें चार्ज फ्लो करता है तो ये वायर हीट हो जाते हैं, वायर क्या हो जाते हैं, हीट, और जब ये हीट हो जाते हैं तो हीट होने से E इक्वल्स टू H न्यू वाले फॉर्मूले से, H प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ये फोटॉन्स रिलीज होने लग जाते हैं वायर से, मतलब एक प्रकार से हीट डिसिपेट हो जाती है, हीट फोटोन ही तो है। तो जब कोई बैटरी किसी कंडेंसर को चार्ज करती है तो जो उसके तार हैं वो हीट हो जाते हैं, किसके, सर्किट के, और वहां से एनर्जी डिसिपेट होती है सराउंडिंग्स को। वो जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है इसकी वजह से आधी एनर्जी वहां पहुंचती है। तो इसका जो कंसेप्ट है ना बेटे, वो इन दो से भी अच्छा है, क्या कि 50% एनर्जी हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाती है साहब किसी भी कंडेंसर को चार्ज करने के लिए, चार्ज करते टाइम। और आया नहीं आया, बात समझ में आई है। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था बेटा, एनर्जी स्टोर इनसाइड अ कंडक्टर। साहब ये डेरिवेशन नहीं है, ये जन्नत है, ठीक है। तो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन इसके अंदर लिख लो बेटे, लिखना स्टार्ट करो। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance C, full stop. The amount of work done in charging the capacitor, the amount of work done in charging a capacitor, in charging the capacitor is stored as electric potential energy, as electric potential energy, as electric potential energy between the plates of capacitor, between the plates of capacitor in the form of electric field lines। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में, और किस कैसी एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये ध्यान रखना, एनर्जी इसके पास होती है बेटे, ये काम करती है, ये बढ़ती जाती है संख्या में, ये बढ़ती जा रही है, दैट्स व्हाई एनर्जी यही है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
This energy is supplied by the battery. This energy is supplied by the battery at the expense of its chemical energy. At the expense of its chemical energy. The supplied energy can be recovered. The supplied energy can be recovered by allowing the capacitor to discharge. By allowing the capacitor to discharge. क्या कंडेंसर डिस्चार्ज कर दो, जो एनर्जी वो स्टोर करके बैठा वो वापस फेंक देता है. ये मैंने आपको कैमरे का फ्लैश का एग्जांपल दिया था पहली क्लास के अंदर. ठीक है. तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से ये सेट हो गया कि केमिकल एनर्जी खत्म होती है तब ये एनर्जी स्टोर होती है. ठीक है. अब पैराग्राफ बदल के लिख. Let at any instant the potential of the plate is V. The small amount of work done by the battery to put the additional charge dq small amount of charge dq on the positive plate is given by ये वाला फॉर्मूला बेटे dw equals to vdq. और यहाँ पे हिंदी में लिख लेना अपना. जब पहली बार बैठोगे तो आपको ये लगेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया. ये वही फॉर्मूला है, उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा गया है. ठीक है बेटे. और उसके बाद देयरफॉर टोटल वर्क डन और यहाँ से लेके यहाँ तक और ये पूरा डेरिवेशन. ठीक है बेटे. ये डेरिवेशन. उसके बाद जब ये डेरिवेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद ये क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन गिवन ग्राफ्स या इन गिवन वेरिएशंस. ठीक है. तो ये वाला वेरिएशन इस फॉर्मूले से आता है, इसमें ये कांस्टेंट है. ये वाला वेरिएशन उस फॉर्मूले से आता है, ये कांस्टेंट है. ठीक है बेटे. और इसका कंसेप्ट आप लोग अपने आप लिख लोगे अब क्या कि ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, 50% ऑफ द एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड एज हीट. ठीक है. तो दैट्स व्हाई द एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ क्यूवी नॉट क्यूवी. ठीक है. ये अपने आप लिख लेना है तीसरा कंसेप्ट. ठीक है. रोक के सीन को नोट कर ले बेटे. लिख लिया बेटे. आ जाओ. देखो ये जो डेरिवेशन हमने ड्राइव करा है बेटे, इसको ड्राइव करने का एक मेथड और है. अंदाज अलग है बस. ठीक है. चीज वही है, बस अंदाज अलग है. आपको जो अच्छा लगे आप क्या नाम है पेपर के अंदर उसको लिख देना. बच्चा बोला अंदाज अलग क्या है. देख ध्यान से दे. तो एक चीज को बारीकी से समझ बेटे. बैटरी करती क्या है. बैटरी कुछ नहीं करती. बैटरी इस प्लेट से चार्ज उठाती है और उसके ऊपर रख देती है. वो चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. वो चार्ज क्या है. इलेक्ट्रॉन. मतलब अगर मैं इसका हिसाब देखूं बैटरी के हिसाब से देखता हूं. चलो बैटरी के हिसाब से कि बैटरी ने कुछ नहीं किया, सब यहां से इलेक्ट्रॉन उठाया, वहां रख दिया और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल करके गया था, ऐसे गया था, घूम करके आ गया. ठीक है साहब. बोल सही बात है नहीं. क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर रखती है. हाँ. क्या वर्क डन कभी पाथ पे डिपेंड करता है. कभी नहीं करता सर. आज आपने इलेक्ट्रॉन यहां से उठा करके ऐसे घुमा करके यहां पहुंचाया है, एक अच्छी बात है, आपने ऐसे पहुंचाया. लेकिन अगर मैं ऐसे कंसीडर कर लूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है, इलेक्ट्रॉन ये जाता है, यहां से जाता है इसके ऊपर, तो एनर्जी वो क्या वर्क डन कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. इनिशियल फाइनल से मतलब होता है इनिशियल ये है, फाइनल ये. बात तो सही कहता है साहब. तो क्या मैं वर्क डन बेटे यहां से यहां तक लिख सकता हूं. डायरेक्ट लिख सकता हूं. याद कर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है. वर्क डन का फॉर्मूला होता है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का गुणा में वो चार्ज जो रखा गया है, गुणा में वो चार्ज जो घुमाया गया है. फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल के गुणा में वो चार्ज जो घुमाया गया है, गुणा में वो चार्ज जो. ठीक है साहब. डीक्यू चार्ज घुमाने का बोलते हैं. ठीक है. फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल ये है साहब, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल ये है. फाइनल का पोटेंशियल नेगेटिव मतलब कम है, इनिशियल का ज्यादा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज आना है यहाँ पे. तो दैट्स व्हाई ये जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी. तो ये हो गया माइनस ऑफ डीवी. और ये कॉमन सेंस है, जो चार्ज घुमाया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन है. दैट्स व्हाई माइनस ऑफ डीक्यू.
सही बेटे, नेगेटिव चार्ज माइनस ऑफ डी क्यू, तो माइनस ऑफ डी वी और ये माइनस ऑफ डी क्यू, क्या ये पॉजिटिव हो गया? हाँ सर ये पॉजिटिव हो गया। तू जानता है डीवी की वैल्यू ए इंटू डी, ये कहां से आया है? ये वहां से आया बेटे, E इक्वल टू डी वी बाई डी आर वाले फॉर्मूले से, और डी आर यहाँ पे कौन है? डी है। डी आर कौन है यहाँ पे? ये डी है। क्या स्टेप समझ में आया? अब मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। E क्या है? सब प्लेट्स के बीच का फील्ड इंटेंसिटी। E की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया D और ये हो गया डी क्यू। बिल्कुल सही है सर। सिग्मा होता है Q बाई A, ठीक है बेटे, तो ये मेरे पास आ गया Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और ये हो गया डी क्यू। बिल्कुल सही है सर। बड़े बच्चों इसको पकड़िए, क्या चीज दिखाई रही? बच्चा बोला सर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो सी होता था, ये डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है, 1 बाई सी लिख देता हूँ। क्या ये फॉर्मूला हो गया बेटे 1 बाई सी इंटू क्यू इंटू में डी क्यू? ओह, ये तो वही मुखड़े आ रहे हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्कडन, अगर साहब मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्कडन चाहिए, क्या इसको इंटीग्रेट कर दूं 1 बाई सी क्यू डी क्यू को? बिल्कुल सही है सर। कांस्टेंट क्या है सर? सी कांस्टेंट होता है, सब बाहर की फेंक दे सर। 1 बाई सी बाहर आ गया, क्यू डी क्यू का हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के क्यू तक। फॉर्मूला आया हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अरे हाँ तो बोल यार, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अंदाजा अपना अपना, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्कडन, ये फाइनल ये वही आ गया। उसके बाद आप क्यू की वैल्यू डालो सी की, एक बार सी की डालो, रिजल्ट निकाल लो साहब। बात समझ में आई है? ठीक है बेटे, तो आप चाहो तो इसको डेरिवेशन और डाल के लिख देना, और क्या लिखना है उसके अंदर? सिंस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, द अमाउंट ऑफ वर्कडन इन मूविंग चार्ज डी क्यू, इन मूविंग चार्ज डी क्यू फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, इन मूविंग नेगेटिव चार्ज डी क्यू लिख देना माइनस डी क्यू फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट इज ये, और चालू हो जाओ इसको। ठीक है बेटे, डी क्यू चार्ज को मैं माइनस इसलिए लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखें कि ये इलेक्ट्रॉन घुमाया जा रहा है, क्योंकि ये बेटे वर्कडन क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इसमें साइन कंसीडर होता है। ठीक है, रो की स्किन को फटाफट नोट कर लिख लिया बेटे। आ जा, अब एक डेफिनेशन लिख, इसी डेरिवेशन के अंदर है, डेफिनेशन लिख। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। बच्चा बोला डेंसिटी, हाँ साहब ये वही डेंसिटी है बेटे, जैसे हम लोग मास डेंसिटी पढ़ करके आए ना, ये एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, हम लोग इसको बेटे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से। ठीक है ना, दो टर्म हो गई अब, टोटल एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी डेंसिटी। तो इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है? एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर। बड़े बच्चों सोच समझ के जवाब देना साहब। पहली बात तो चलो इस फिगर वाला ही बना देता हूं। एक प्लेट मेरी ये है और एक ये है साहब, दोनों के बीच का जो गैप है वो डी है, इसका एरिया मुझे ए दे रखा है। एनर्जी कहाँ स्टोर है? एनर्जी सर यहाँ पर स्टोर है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कंडेंसर, ये एनर्जी स्टोर है। ठीक है सर, ये टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम कितना है? बच्चा बोला टोटल वॉल्यूम है एरिया इंटू डिस्टेंस, मतलब ए इंटू डी टोटल वॉल्यूम है। आपसे पूछा गया है यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी आती है? यूनिट वॉल्यूम के अंदर एनर्जी डेंसिटी पूछी है ना, तो टोटल वॉल्यूम ए इंटू डी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया बेटे टोटल एनर्जी स्टोर, टोटल एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम बिटवीन द, वॉल्यूम ऑफ वो लिख दो, वॉल्यूम ऑफ कंडेंसर लिख सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर या वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स लिख सकते हो, एक ही बात है। वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। टोटल कितनी एनर्जी स्टोर है सर? टोटल होती है हाफ सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना स्टोर है? वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर क्या है? ए इंटू डी, ए इंटू डी। अरे हाँ तो बोल, बस वैल्यू डाल दे बेटे, तो ये बिकम हाफ सी। सी क्या होता है? सी होता है सर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, कल ड्राइव हुआ था। ये वी, वी की वैल्यू होती है ए इंटू डी का स्क्वायर अपॉन में ये वाला ए डी। जो कटता उसे काट दे, कुछ कैंसिल हुआ सर, ए से ए जाता दिखाई देता है, ये डी स्क्वायर बनेगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर जाएगा। मार्केट में जो फॉर्मूला आ गया वो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ऑफ ई का स्क्वायर आ गया साहब। अरे हाँ तो बोल, हाफ एप्सिलॉन नॉट ऑफ ई का स्क्वायर। यहां से बेटे अगर कल को कोई ग्राफ पूछ बैठे ना तेरे से, किसका?
एनर्जी डेंसिटी का और ई का, यू स्मॉल यू और ई के साथ, ठीक है ना, ई के साथ। तो ये पैराबोलिक अप है, ध्यान से देख, पैराबोला है ना क्वाड्रेटिक है, तो पैराबोलिक अप ये ग्राफ आता है। अरे हाँ तो बोलिए, अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ बात को पकड़ना। आप जब अकेले बैठोगे तो आपके मन में ख्याल आ सकता है कि आपने फॉर्मूला, जो 3 फॉर्मूले ड्राइव हुए थे एनर्जी के, उनमें से हाफ सी वी स्क्वायर ही क्यों यूज किया है? आपने हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ क्यू वी क्यों नहीं किया? आप तीनों में से कोई सा फॉर्मूला ड्राइव है वो क्या नाम है यूज करिए, तीनों से यही रिजल्ट आएगा। लेकिन किंतु परंतु इसको यूज करने से एक ही स्टेप में आ जाता है, इसको यूज करने से एक ही स्टेप में आ जाता है। सी की वैल्यू डालो, वी की वैल्यू डालो, तो ये वी की वैल्यू आप लोग जानते हो ये कहां से आई है, E इक्वल टू डीवी बाई डी आर वाले फॉर्मूले से आई है, V इक्वल टू ई टी। सही है, आप ना इसी फॉर्मूले को याद रखना बेटे। उसका फायदा आपको ये है कि ऐसा एक डेरिवेशन ना उसमें भी आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर, बिल्कुल सेम ऐसा, तो वहां पर भी मैं यही फॉर्मूला यूज कराऊंगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही, और उसमें पहले स्टेप में वैल्यू डालने से रिजल्ट आ जाता है। इसका ये बेनिफिट होता है। नहीं तो आप क्यू स्क्वायर बाई सी यूज करोगे, उसके अंदर क्यू की वैल्यू डालेंगे, सी की डालेंगे, डेरिवेशन घूमता जाएगा, लास्ट में आना यही है, लास्ट में आना यही है। अब इस रिजल्ट का जो असली सिग्निफिकेंस है, यूज है, उसको पकड़ना। रिजल्ट को बहुत बारीकी से देख। इस रिजल्ट के अंदर ना प्लेट का लेना देना, मतलब प्लेट का एरिया नहीं है, डिस्टेंस डी नहीं है, बैटरी सप्लाई, चार्ज स्टोर कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ खेल है मीडियम का, मतलब एप्सिलॉन नॉट मीडियम की प्रॉपर्टी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी मीडियम के अंदर है। यहां से कंफर्म हो जाता है कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो मीडियम के अंदर होती है साहब, प्लेट्स के पास एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी डेंसिटी जब निकाली गई तो एनर्जी डेंसिटी में जो पैरामीटर निकल करके आए वो पैरामीटर हैं जो उस वॉल्यूम के हैं, जो मीडियम के हैं। फील्ड लाइंस मीडियम के पास है, परमिटिविटी मीडियम के, इसका मतलब एनर्जी मीडियम के पास है। तो कंडेंसर एनर्जी को कहां स्टोर करता है? कंडेंसर एनर्जी को बिटवीन द प्लेट्स, मतलब जो मीडियम है उसके अंदर स्टोर करता है। और इस फॉर्मूले का असली मजा आपको बता देता हूं, असली मजा। ये तो अच्छी बात है कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्लेट्स के बीच में फील्ड लाइंस लेके यहां पढ़ा है, लेकिन ये पर्टिकुलर फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का हर उस सिचुएशन में वैलिड होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी हो। आप कमरे के अंदर बैठे हो, उस कमरे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल करके चली गई हैं, हमें नहीं पता कहां से आई थी कहां जा रही हैं, उस कमरे से निकली, उस स्पेस से निकली है, वहां एनर्जी डेंसिटी यही होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। क्लियर है? ये पर्टिकुलर रिलेशन हमेशा वैलिड होती है, ये मत सोचना कि कैपेसिटर्स के लिए वैलिड है। स्पेस के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये रिलेशन वैलिड है एनर्जी स्टोर की, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी डेंसिटी वाली। आप चाहो तो जब ये लिखोगे ना तो यहां लिख देना, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिलेशन इट इज क्लियर दैट एनर्जी इज ऑलवेज स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, नॉट ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिकॉज बोथ आर द पैरामीटर्स ऑफ द मीडियम। और दूसरा कि ये साहब जो रिलेशन है ये सिर्फ कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच के लिए नहीं है, स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो ये रिलेशन वैलिड है, ये रिलेशन वैलिड है। ऐसी रिलेशन ना बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए आएगी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, वो क्या नाम, मैग्नेटिक एनर्जी की डेंसिटी आएगी, वो भी स्पेस के लिए वैलिड है। और इन दोनों को रिलेशन को यूज करके फिर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा दूंगा आपको। ये जो लाइन में आपसे यहां बोल रहा हूं ना कि ये रिलेशन प्लेट्स के लिए ही नहीं है, स्पेस के लिए वैलिड है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस पर्टिकुलर रिलेशन पे चलेगी आगे। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाती है साहब, आप विश्वास नहीं करोगे, पहली क्लास के अंदर इस रिलेशन का यूज आएगा। पहली क्लास के अंदर बच्चा सोचेगा प्लेट्स और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में थी, ये तो यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो स्पेस है, यहाँ तो कैपेसिटर कहीं है ही नहीं। साहब ये रिलेशन स्पेस के लिए वैलिड है, क्योंकि उसकी खूबसूरती देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अरे हाँ है ना, तो रोक स्क्रीन को और इसको नोट कर, लिख लिया बेटे। बेटे जो ये हमने ड्राइव किया है ना रिलेशन, मतलब एनर्जी स्टोर जो किया है, इसको पेपर में कई बार ग्राफिकल मेथड से पूछ लेता है। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ की सहायता से ड्राइव कर दो, ठीक है। तो आप फिर एक दोबारा हेडिंग बनाओ, एनर्जी स्टोर्ड बाय ग्राफिकल मेथड, एनर्जी स्टोर्ड बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफ की सहायता से। बड़े बच्चे उधर देखना बेटे, इस लाइन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, फिजिकल मीनिंग। जिस दिन आपने 11वीं क्लास के अंदर बेसिक मैथ पढ़ा था,
आपको साहब एक नहीं कम से कम 100 बार बताया गया था फिजिक्स के अंदर, दोनों का बहुत प्यारा सिग्निफिकेंस है। dy बाई dx का मतलब स्लोप होता है साहब, m से रिप्रेजेंट करो, tan थीटा से करो, है ना, स्लोप होता है। और साहब y dx का फिजिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता था? एरिया अंडर द कर्व। बस अब ये जिस क्वांटिटी के बराबर होगा उसकी वैल्यू देके जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल याद दिलाता हूं आपको, वर्क डन बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, f डॉट ds। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बोलना क्या है? इसका मतलब है एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन, गिव्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब बड़े बच्चों सोच समझ के जवाब देना बेटे। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या कि वर्क डन बराबर था उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा गया ये रहा VdQ। अभी ड्राइव किया, अरे हाँ तो बोल। अब इसका लाइन पढ़ियो, इसको पढ़ना क्या है फिजिकल मीनिंग इसका? एरिया अंडर द VQ ग्राफ, एरिया अंडर द VQ ग्राफ गिव्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन, गिव्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अरे हाँ तो बोल। इसका मतलब ये है कि साहब अगर तेरे पास QV ग्राफ है, सही ना, VQ ग्राफ है, इधर V ले लेता हूं, इधर Q ले लेता हूं साहब, ये रहा। तो QV ग्राफ तू जानता है कि पहले उसमें पढ़कर क्या स्ट्रेट लाइन आती है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, सही है साहब? बोल सही बात है। हाँ, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर मैंने पॉइंट का पोटेंशियल V माना था साहब, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और लेट कर बेटे जो चार्ज स्टोर था वो dQ था, जो चार्ज स्टोर किया था वो कितना किया था? dQ। बोल सही बात है। और तू जानता है कि एरिया अंडर VQ ग्राफ वर्क डन देके जाता है, तो बोलियो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर मैं लिखता हूं तो ये होता था V इंटू में dQ। और साहब अगर मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए तो इंडिकेट कर देता हूं किसको? VdQ को। क्लियर है? और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एरिया अंडर VQ ग्राफ, VQ कर्व लिख देते हैं, ग्राफ या कर्व। कितना एरिया है? मान लो बेटे टोटल एरिया ये आता है, यहाँ 0 था, मैक्सिमम चार्ज Q है, तो ध्यान से देखिए ट्रायंगल बन गया ना पूरा, ये ट्रायंगल सेट हो गया। तो बोलिए एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बेस है Q, तो ये हो गया हाफ 8Q। और हाइट कितनी है? तो टोटल पोटेंशियल V मान लेता हूँ, टोटल पोटेंशियल V। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। और जैसे बच्चे ने देखा साहब वर्क डन का फॉर्मूला हाफ QV है, बाकी मैं नहीं पुट कर रहा बेटे, तो देयरफॉर सीधा देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बोल के आई हाफ QV, और बाकी दोनों एनर्जी अपने आप लिख देनी है, एक हाफ CV स्क्वायर की फॉर्म में और एक हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C की फॉर्म में। अरे हाँ तो बोल। ये 2 नंबर में आता है, इसलिए थोड़ा सा लेंथ को बढ़ाने के लिए डेरिवेशन की ये हाफ बेस इंटू हाइट ये स्टेप डाला है, ठीक है बेटे? नहीं आप सभी जानते हो कि एरिया अंडर द y dx का फिजिकल मीनिंग एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, तो ये आंसर है हाफ QV, ठीक है बेटे? तो ये ग्राफिकल मेथड है। आपको अगर ध्यान नहीं है तो आप इसको भी कहीं साइड में ब्रैकेट में लिख लेना, कल को कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है बेटे? तो स्क्रीन को रोक और फटाफट नोट कर दे। लिख दिया बेटे? आ जा। तो ये कंसेप्ट था बेटे एनर्जी स्टोर का। देखो इसके ऊपर ना बोर्ड एक बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है सीरीज ऑफ पैरेलल में करके, एक न्यूमेरिकल लिख। ये क्वेश्चन ना बेटे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख साहब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 3 कैपेसिटर है C1, C2 और C3। देखो जो इसका फर्स्ट पार्ट है कैपेसिटेंस ड्राइव करिए, अपने आप कर लोगे आप। कहता है 3 कैपेसिटर है C1, C2 और C3, एक बार सीरीज में जोड़िए और एक बार पैरेलल में। कहता है ये शो करिए कि जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी सिस्टम के अंदर वो सेम होगी, जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी वो सेम होगी। मतलब एक बार उनको सीरीज में जोड़ा और एक बार पैरेलल में, ठीक है साहब? इधर देख, एक बार पैरेलल के अंदर जोड़, मेरे पास 3 कंडेंसर, तीनों को पैरेलल में जोड़ा गया साहब। एक C1 का है, एक C2 का है और एक C3 का है। ये C1 का है, ये C2 का है और ये C3 का है। आप लोग जानते हो कि बेटे पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। बोलो सही बात है? अच्छा, अब एक बार जोड़ता है सीरीज के अंदर, बैटरी के अक्रॉस लगे हुए हैं, एक बार सीरीज में ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। और मैं एक बात जानता हूं कि साहब सीरीज के अंदर चार्ज सेम होता है, सीरीज के अंदर चार्ज सेम होता है।
तो वो ये कहता है शो करिए कि जब आपने इन तीनों को बैटरी के अक्रॉस लगाया, मान लो 20 वोल्ट की सप्लाई पे लगाया हुआ है, तो ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है सिस्टम के अंदर वो सेम हो रही है इसमें और इसमें। जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो सेम होती है, शो करिए। ठीक है साहब, पहले पैरेलल पे एनर्जी स्टोर, टोटल एनर्जी स्टोर दैट वैल्यू शुड बी हाफ ऑफ सी इक्विवेलेंट इनटू में वी का स्क्वायर। वी तो बदला नहीं है और सी इक्विवेलेंट ले लिया। पैरेलल के अंदर आप लोग जानते हो क्या, सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 प्लस में C2 प्लस में C3 इनटू में वी का स्क्वायर। बात तो सही है सर, बोल सही बात है ना बेटे, इनटू में वी का स्क्वायर। इसको थोड़ा मैनिपुलेट करता हूं तो हाफ C1 वी का स्क्वायर प्लस हाफ C2 वी का स्क्वायर प्लस हाफ C3 वी का स्क्वायर। बोल स्टेप सही है। तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, पहले कंडेंसर के अंदर जो स्टोर है जमा में ये दूसरे में जो स्टोर है जमा ये तीसरे में जो स्टोर है, ये टोटल एनर्जी स्टोर हो गई, ये टोटल एनर्जी स्टोर हो गई। अगर इसी चीज को सीरीज में उठा, बोलिए टोटल एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी इक्विवेलेंट, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी इक्विवेलेंट। ठीक है साहब, 1 बाई सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो जानता है बेटे, क्यू सेम चलता है, बाहर रख दिया, दैट इज 1 बाई C1 प्लस में 1 बाई C2 प्लस में 1 बाई C3। क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिए, हो गया हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई C1 हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई C2 और प्लस में हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई C3। ये क्या चीज है, ये पहले कंडेंसर की एनर्जी स्टोर है। दिस इज U1 प्लस में U2 और प्लस में U3, ये टोटल एनर्जी स्टोर हो गई। बच्चा बोला सर कहना क्या चाहते हो, बात को ध्यान से सुनियो। कहने का मतलब ये है बेटे कि अगर आप तीन कंडेंसर तीन है, चलो तीन के लिए ड्राइव किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चाहे उनको सीरीज में जोड़ो और चाहे उनको पैरेलल में जोड़ो, बात समझ आइए, जो इंडिविजुअल एनर्जी वो स्टोर करेंगे जब आप उनका सम करोगे वो टोटल एनर्जी स्टोर के बराबर आ जाता है, टोटल एनर्जी स्टोर के बराबर आ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछने का बोर्ड का अंदाज अलग भी रहा है, ये भी कह देता है कि शो दैट द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर्स। ठीक है बेटे, तो ये डेरिवेशन है जो हमको उसके अंदर लिखना होता है। रोक के सीन को नोट कर, लिख लिया बेटे। चल एक क्वेश्चन और लिख, क्वेश्चन लिख, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की बेटे एक प्लेट जो है प्लस होती है और एक माइनस होती है, तो एक कॉमन सेंस कहती है कि सब प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन तो हो गई, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। मेरे से कहता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए प्लेट्स के बीच में। चलो ठीक है, इधर देखो सर, देखो इसको भी कैलकुलेट करने के दो मेथड है बेटे, अंदाज अपना अपना है, जैसे मन करे आप वैसे कैलकुलेट करिएगा। पहले मैं बताता हूं इस एनर्जी स्टोर के कंसेप्ट से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स यहां ही क्यों लिखाया मैंने, क्योंकि ये एनर्जी स्टोर से भी एक्सप्लेन होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। देख, मान ले बेटे तेरे पास एक कैपेसिटर है, ये कंडेंसर था साहब, ये कंडेंसर था, और डिस्टेंस जो है प्लेट्स के बीच का वो d था, और चार्ज डेंसिटी प्लेट के ऊपर सिग्मा लेट कर लेता हूं, एक पे प्लस चार्ज और एक पे क्या है माइनस, इसके ऊपर प्लस सिग्मा है और इसके ऊपर माइनस सिग्मा है। मेरे से कहता है एनर्जी स्टोर और क्या नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए इनके बीच में। चलो ठीक है साहब, इसको कैलकुलेट करने का सबसे प्यारा तरीका ये है बेटे, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ही करा रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। आप एक काम करो कि प्लेट्स के बीच का गैप बढ़ाओ, प्लेट्स के बीच का आप ही बढ़ाओ। मान लो तूने क्या काम किया, इंसुलेटेड हैंड्स मतलब दस्ताने पहने साहब इंसुलेटर के, और दोनों प्लेट खींच दी, तो एक प्लेट तो मैंने यहीं पर फिक्स रखी और दूसरी प्लेट को यहाँ जो यहाँ पर थी, प्लेट जो यहाँ पर थी उसे यहाँ से उठा करके यहाँ पर ले आया था। बात को समझना, जो प्लेट पहले यहाँ पर थी आप उसको यहाँ से यहाँ तक लेके चले गए, कितना लेके चले गए x, और ये डिस्टेंस पहले से कितना था, ये d था, सही है। आप उस प्लेट को उठा करके यहाँ से यहाँ ले आए बेटे, आपने फोर्स अप्लाई करी F और यहाँ पर ले आए। ये कॉमन सेंस है कि फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, प्यार से आपसे कहा गया है कि यहाँ से उठाइए और यहाँ रखिए, वहां से उठाइए और वहां रखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट चला, ध्यान रखना। आपसे कहा गया कि x मूव कर दो, बच्चा बोला ठीक है सर, मैंने जोर लगाया, मैं प्लेट को यहाँ से उठा के यहाँ लिया। तेरे प्लेट के वहां ले जाने से हुआ क्या, तेरे प्लेट के ले जाने से ये कहानी बनी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले सिर्फ यहाँ तक स्टोर थी, जो सिर्फ यहाँ तक थी, आज वो इस एडिशनल पोर्शन के अंदर यहाँ पे और जनरेट हो गई, मतलब वो जो यहाँ तक थी वो बेटे अब वहां तक पहुंच गई, पहले सिर्फ यहाँ तक थी।
ठीक है ना। अब वो यहां से होकर के वहां तक और पहुंच गए, मैंने रेड और ब्लैक से दिखा दिया है, यहां से ये और एक्स्ट्रा जनरेट हो गई। क्या ये फील्ड लाइन स्पेस में जनरेट हुई? हाँ, मतलब मीडियम में जनरेट हुई। हाँ सर। और तू एक बात जानता है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर जनरेट हो गई है तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी स्टोर करके आई, मतलब एनर्जी डेंसिटी होती है। अब तूने इतना वॉल्यूम बढ़ा दिया है, इतना वॉल्यूम बढ़ाया है, तो ये कॉमन सेंस कहती है ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी स्टोर मैं जानता हूं हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर होती है। तूने प्लेट्स के बीच का गैप बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ाया। ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ गई? ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ गई? एक बच्चा बोला सर ये कॉमन सेंस की बात है, प्लस माइनस की प्लेट थी, मैंने जोड़ लगाया, मैंने वर्क किया, जब जाके प्लेट दूर आई है, क्या मेरा किया हुआ वर्क डन ही उसके अंदर स्टोर हुआ है? हाँ साहब, ये तेरा ही वर्क डन है जो उसके अंदर एडिशनल एनर्जी बन के स्टोर हुआ है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं बेटे? ध्यान से सुनियो कंसेप्ट को, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, एक एक्सटर्नल एजेंसी आप है, मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हुई है, भाई ये इतने हिस्से में तो पहले से स्टोर थी, तूने जोड़ लगाया, इतना हिस्सा और बढ़ गया, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो गई। बच्चा बोला कितनी एक्स्ट्रा हो गई? तो ध्यान से सुनियो, यूनिट वॉल्यूम में कितनी स्टोर होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ऑफ ई का स्क्वायर। आज तूने कितना वॉल्यूम बढ़ा दिया है? सर मैंने बढ़ा दिया है a इंटू एक्स। कंसेप्ट को पकड़िए, सही है। आपको चाहो तो इसको लैंग्वेज में लिख लेना। एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर कितनी हो गई? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू में इंक्रीज इन वॉल्यूम, एक्स इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में इतनी बढ़ती है तो साहब एक्स वॉल्यूम में कितनी बढ़ गई? एक्स कितना वॉल्यूम है? जो रेड वाला दिखाया हुआ है, ये एक्स वॉल्यूम है, ए एरिया होगा, एक्स दूरी हो गई। और ये कॉमन सेंस है साहब, ये वर्क डन किसके बराबर रहा होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट फोर्स लग रही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर साहब ऐसा रहा है तो मुझे दिखाई देता है क्या एक्स से एक्स उड़ गया साहब, एक्स से एक्स उड़ गया तो वो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये होती है सिग्मा बाय सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगी बेटे, ठीक है, इनटू ए। एक्स से एक्स गया था, ठीक है। अगले स्टेप में सिग्मा को भी तोड़ दे, तो अगले स्टेप में सिग्मा को लिखूंगा तो ये हो जाएगी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल आउट करिए बेटे, ठीक है, हाफ ऑफ, तो सिग्मा हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर, ये वाला एक एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। क्या एक ए से ए गया? हाँ साहब, तो फोर्स का आंसर हमारे पास आया हाफ, ए से ए गया तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बाय ए एप्सिलॉन, ये आंसर आया साहब। और हाँ तो बोल, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय ए, ये है बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अरे हाँ तो बोल, इसी को ड्राइव करने का एक अंदाज भी है, अगर आप पकड़ पाओगे तो मजा आएगा, पकड़ पाए तो देखिए अंदाज है। ये कहानी क्या है, फोर्स लग क्यों रही है? बच्चा बोले चुपचाप कि सर ऐसा है कि एक प्लेट प्लस की है, एक प्लेट क्या है? प्लस सिग्मा की, और सर उसके पास ना एक माइनस क्यू की और माइनस सिग्मा की या माइनस क्यू की प्लेट रखी हुई है। बच्चा बोला इतनी बड़ी प्लेट थी, आपने तो छोटी सी बनाई है। अरे ये जो फील्ड जनरेट होकर के आई है यूनिफॉर्म आ रही है, तो अपने जो टोटल चार्ज है, जो टोटल चार्ज है अपना माइनस क्यू, उसको एक जगह कंसंट्रेट मान ले, फैला दे की बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लेट ले लिया बेटे, ये सिचुएशन थी, एक प्लेट प्लस वाली थी और एक माइनस वाली थी। मेरे से कहता है इनके बीच में फोर्स बताओ, तो मैं इसको देख कैसे लिख रहा हूं, मैं इसको ये लिख रहा हूं, इस प्लेट को मान ले, खाली मान ले ये फील्ड जनरेट कर रही है और उसकी फील्ड में ये वाली प्लेट आ गई, जिसको मैं कहता था चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। तो बोलिए फोर्स कितनी लगेगी? चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, अपना चार्ज है माइनस क्यू, फील्ड किसकी? इस वाली प्लेट की। याद कर इसकी अकेली प्लेट की फील्ड क्या होती थी? सर ये तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, कुछ कटता है? हाँ सर देख लेते हैं, हाफ क्यू दैट इज क्यू स्क्वायर बाय सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय ए, ठीक है बेटे, तो सॉरी क्यू हो गया ना, क्यू बाय ए, ये वाला क्यू हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल आउट होता है? नहीं सर, ध्यान से देख, क्या वही मुखड़े आते हैं? ये हाँ सर, ये वही आगे, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय ए एप्सिलॉन। हाँ तो बोल, जैसे मन करे आप वैसे ड्राइव करिए, ठीक है, लेकिन बेसिक ये है बेटे,
आपको ये पता चल गया इस उस न्यूमेरिकल से कि जो ये फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये स्पेस के लिए वैलिड है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे भी कर लो, ये भी ठीक है। अरे हाँ, तो ये टॉपिक किया बेटे आज हम लोगों ने एनर्जी स्टोर का, ठीक है। कल एनर्जी लॉस देखेंगे। तो आज क्लास को यहीं पर रोक देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत